हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम हमारे इस विनोद जीएस रिसर्च सेंटर पे। आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी सीरीज़ में चैप्टर 4 लेकर के आए हैं। इसमें सामान्य तौर पे पेज वाइज जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे बताएं, जहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि प्रत्येक पेज वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और उसका 4 ऑप्शंस हैं। आप पढ़ने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद उसमें टिक लगाने का काम करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है स्टूडेंट कि सामान्य तौर पे कहा जा रहा है परमाणु संरचना। अब हमें ये समझना है कि परमाणु संरचना में सबसे पहले परमाणु होता क्या है। इस चीज़ के बारे में हमें क्या करना है तो स्टूडेंट जानना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में सामान्य तौर पे हम लोग जानेंगे क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन साहब ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। ठीक है। एंड आगे अगर हम बात करें आपको पदार्थों में आवेशित कण, पदार्थों के जो आवेशित कण होते हैं उसके लिए कुछ क्रियाकलाप है। जैसे कि मान लीजिए सूखे बाल पर कंघी कीजिए, क्या कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करती है? तो आप देखेंगे कि हाँ, आकर्षित करती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है स्टूडेंट कि वो जो आपके जो कंघी होते हैं, जब हम बाल में उससे लगाते हैं तो उसके कण आवेशित हो जाते हैं और जिस वजह से वो क्या करते हैं, कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट करने का इलेक्ट्रॉन के तुलना में 2000 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। आगे अगर देखा जाए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जनरली तौर पे ऋणावेशित होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई, तो आवेश उस पर भी +1 होगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इन्होंने नग्न माना था तो उस पर -1 होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब अभी आपने जितना पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चंस है, आपको बताने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? तो आंसर होगा नहीं, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अगला सवाल है हमारा, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? तो अभी तुरंत आपको बताया गया है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो हैं जे थॉमसन साहब हैं। तो आप भी यहाँ जवाब देने का प्रयास करेंगे जो सवाल किया जा रहा है, क्योंकि आप भी क्लास में बैठी बैठी सुन रही हैं। तो सवाल अगला है, कैनाल रे का खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर होगा गोल्डस्टीन कैनाल रे के खोजकर्ता हैं। कैनाल रे कैसा होते हैं? तो आंसर होगा धन आवेशित होते हैं। अगला सवाल है हमारा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना गुना अधिक होता है? तो आंसर होगा 2000 गुना अधिक होता है। ये नीचे में आपको प्रत्येक सवाल का आंसर दिया गया है। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। आगे कहता है, ऐसा माना गया कि परमाणु जो होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करता है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। इस तरह से दोनों आपस में रिएक्ट करके एक तरह से क्या हो जाते हैं, संतुलन कर लेते हैं। ठीक है। आगे परमाणु संरचना की बात करें तो सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से परमाणु संरचना देने का काम किया है। तो उसी में जे थॉमसन महोदय ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। थॉमसन के परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह होता है। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। अर्थात जे थॉमसन के हिसाब से जो परमाणु हैं वो परमाणु क्या हैं? तो परमाणु एक प्रकार के
क्रिसमस केक जैसा है जो धर्मावेशित होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह होता है। आप तरबूज वाला बात भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तरबूज का लाल भाग जो बिखरा हुआ है, जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन धनावेशी तरबूज के बीज के तरह होता है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, कुछ पॉइंट्स जे थॉमसन के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। जे थॉमसन महोदय का जन्म 1856 में हुआ था और इनका मृत्यु 1940 में। अगर मैं कहूँ तो मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, जे थॉमसन महोदय को। और 35 वर्ष के उम्र में कैम्ब्रिज में ये जो है प्रयोगशाला में निदेशक के रूप में कार्य किए थे और आगे चल कर के इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 7 सहयोगियों को भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो है परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। इनका कहना था कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का परिमाण जो है वो समान होता है। परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। आगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बताइएगा। प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है गोल्डस्टीन, डाल्टन, क्यूरी और ब्राउन। तो आंसर हो जाएगा हमारा गोल्डस्टीन। स्टूडेंट, अगला सवाल हमारा है परमाणु के आवेश का संतुलन क्यों होता है, किसके वजह से होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इसी वजह से। अगला है कि तरबूज परमाणु मॉडल किसने दिया था? तो स्टूडेंट, तरबूज परमाणु मॉडल जे थॉमसन महोदय ने दिया था। अल्फा कण द्विआवेशित डैश कण है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे अभी हम आपको बताते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है, तब जा कर के हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, तो गौर करिएगा। रदरफोर्ड आगे चल कर के उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने एक सोने की पत्थर से अल्फा कण का प्रहार करवाया था, जिससे रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। और इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। क्या बताए हैं? आखिर अल्फा कण है क्या? तो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। इसका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है और अल्फा कण में पर्याप्त ऊर्जा होते हैं। अल्फा कण में क्या होते हैं? तो पर्याप्त ऊर्जा होते हैं। आगे इन्होंने कहा है यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अब परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसका अधिक विक्षेपण का आशा नहीं किया था। लेकिन ये जो है प्रयोग किए थे रदरफोर्ड महोदय ने, इन्होंने सोने के पत्थर को अल्फा कण से प्रहार करवाया था। तो इन्होंने गौर किया कि कुछ कण जो था वो पार कर गया और कुछ कण जो है टकरा करके वापस लौट गया और कुछ कण जो है इस तरह से तिरछा चला गया। तो इससे इन्होंने कहा कि बीच में, परमाणु के बीच में जो है कुछ है और उसका नाम इन्होंने क्या दिया? नाभिक नाम दिया था, जिससे टकराकर अल्फा कण वापस आ गया था। इन्होंने कहा कि परमाणु के कुछ भाग खाली होते हैं जहाँ से अल्फा कण क्या हो गया था? पार कर गया था। इस प्रकार अगर हम देखें तो ये पॉइंट्स थे रदरफोर्ड महोदय के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो हमें जानना चाहिए। रदरफोर्ड भी सामान्य तौर पे रेडियो धर्मीयता की खोज के लिए 1908 में इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो दिखाया जा रहा है, हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, वो ये है। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है, जैसा कि अभी तुरंत हमने आपको बताया है कि वहाँ से क्या होता है? निकल जाता है। एंड
आगे इन्होंने कहा है, क्या कहा है गौर करिएगा, कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का कुछ भाग है जो पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुआ, जिससे ये संकेत मिला कि द्रव्यमान और धनावेशित भाग बहुत कम आयतन है। अर्थात इससे ये पता चला कि परमाणु के जो नाभिक होते हैं उस नाभिक का जो त्रिज्या है वो परमाणु के त्रिज्या से कम होता है, जो कि यहाँ पे क्लियर रूप से बताया गया है। इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार के तुलना में काफ़ी कम होता है, जो कि आगे चल कर के इनका वर्तुलाकार चक्कर काटने वाला जो पोजीशन था, इसके वजह से इनका भी परमाणु मॉडल क्या होता है, फ्लॉप्स हो जाता है। और जब इनका परमाणु मॉडल फ्लॉप्स हो जाता है तो अभी जो है सामान्य तौर पे जो फेमस यहाँ m की, तो 2m है 3 नंबर पे, उसका होल स्क्वायर, तो 3 3 9 9 दूनी 18 है। अर्थात m कक्षा में जो है कितने हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे। वहीं पे अगर n जो कि चौथा नंबर पे है उसका अगर हम निकालें तो 2 4 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 16 दूनी 32। अर्थात इस कदर हमारा जो निकल कर के आता है वो क्या आता है, गौर करिएगा, K L M N। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में
18 और चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 चौक 16, 16 दूनी 32। इस कदर इलेक्ट्रॉनों को सजाया गया है। पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर, रुक करते हैं, ठीक है। हमारा सवाल है कि परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया था? ये बताइए, परमाणु का तरबूज मॉडल किसने दिया था? परमाणु मॉडल दिया था जे थॉमसन, एकदम सही जवाब है। अल्फा कण द्विआवेशित डैश कण है, तो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण है। अभी तुरंत आपको बताया गया है, कहाँ ध्यान है आपका? उचित परमाणु मॉडल किसने दिया था? किनका परमाणु मॉडल उचित रूप से माना गया है? तो नील्स बोर महोदय का परमाणु मॉडल उचित रूप से माना गया। इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? सोने के पत्थर पे टक्कर करवाया अल्फा कण का खोजा रदरफोर्ड महोदय ने। इसी पेज का कुछ सवाल आगे हमारे पास हैं, जो कि देखते हैं उस सवाल को। कहा गया है नाभिक की त्रिज्या से कितना गुना बड़ा होता है परमाणु की त्रिज्या? तो इस चीज़ को भी यहाँ पे बताया जा चुका है ऑलरेडी पहले ही, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो समान तौर पे जो है अगर देखा जाए तो 10⁵ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10⁵ हो जाएगा। परमाणु का केंद्र डैश होता है, तो परमाणु का केंद्र जो है वो होता है धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डैश मार्ग में चक्कर लगाता है, तो आंसर हो जाएगा वर्तुलाकार मार्ग पे चक्कर लगाता है। किस वैज्ञानिक का परमाणु मॉडल मान्य है? तो आंसर हो जाएगा बोरबरी। अगला सवाल है नाभिक का खोज किसने किया था? नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकता, उसे डैश कहते हैं, उसे विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विविक्त कक्षा कहते हैं। तो आगे अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जेम्स चैडविक महोदय ने किया था। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि विभिन्न इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित किया जाता है। तो जो भी हमने आपको बताया था वही है। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। के, एल, एम और एन। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सवाल आ चुके हैं, चलिए सवाल को करते हैं और देखते हैं। सवाल कह रहा है कि नील्स बोर ने कक्षा में इलेक्ट्रॉन को संख्या को दर्शाने के लिए कौन सा सूत्र दिया था? 2n² सूत्र दिया था। कक्षा का सही क्रम क्या है? तो KLMN हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग सवाल को देखिए, वीडियो को रोक करके जवाब दे सकते हैं। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक महोदय जी हैं। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? तो न्यूट्रॉन समान तौर पे आवेशहीन होते हैं। अगला सवाल है परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो समान तौर पे परमाणु में 2 कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। अतः परमाणु के जो नाभिक हैं, उस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो निर्भर करेगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा? तो वो निर्भर करेगा समान तौर पे इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के ऊपर। गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर हमारा 11 है। कुछ मिस्टेक अगर हुआ हो तो थोड़ा सा फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, गौर करिएगा। परमाणु जो होते हैं उसका जो द्रव्यमान होता है वो 2 कणों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कण इलेक्ट्रॉन और दूसरा कण प्रोटॉन। अब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो ही हो जाएगा परमाणु का द्रव्यमान संख्या।
अगला है कक्षा L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो KL 2 8 18 32, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। इस क्रिया तत्व होते हैं क्योंकि उसका संयोजकता लड्डू बटा सन्नाटा होता है। अक्रिय तत्व का संयोजकता कितना होता है? तो 0 होता है। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है, 2 होता है। परमाणु अपने अंतिम कक्षा में डैश प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से क्रिया करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा अष्टक पूरा करने के लिए। अगला हमारा जो ये दिया गया है, इधर कुछ तत्व का नाम दिया गया है, उसका सिंबल, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण और संयोजकता, जिसे आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। कहा गया है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक निश्चित संयोजन शक्ति होता है, जिसे संयोजकता कहते हैं। हमारा कुछ सवाल है ऊपर से ही, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संयोजन शक्ति को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। निम्न में अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन भी अक्रिय गैस है, हीलियम और नियॉन ये सभी अक्रिय गैस है। आंसर हमारा ऑल हो जाएगा। आगे एक चीज़ समझिएगा, जो तत्व होते हैं उसमें धातु इलेक्ट्रॉन को जनरली तौर पे त्याग करके धनावेशित हो जाते हैं, और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो ऋण आवेशित हो जाते हैं। तो +1 +2 +3 संयोजकता समानतः धातु को ही होते हैं। +1 +2 -1 -2 और -3 संयोजकता समानतः अधातु के होते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो हो जाएगा धातु। और अगला कह रहा है जिसका संयोजकता -1 2 3 होता है वो क्या हो जाएंगे? अधातु हो जाएंगे। और नियॉन आर्गन ये अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? इसका संयोजकता 0 हो जाएगा। ठीक है। आगे स्टूडेंट ध्यान देने वाली बातें हैं आपके पास कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की गणना कैसे होती है। तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताता है। जितने प्रोटॉन होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे? तो परमाणु संख्या कहलाएंगे। अगेन, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अगेन, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो समान तौर पे परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि कार्बन का द्रव्यमान 12 है, अर्थात इसमें 6 गो प्रोटॉन और 6 गो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। कोई भी तत्व का जब प्रतीक होगा, मान लीजिए ये C है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 दिया है, इसका मतलब जो ये 12 है ये द्रव्यमान संख्या होता है और ये जो 6 है ये परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या को दर्शाने का काम करता है। जैसे कि N में आप देख पा रहे हैं 14 क्या है? 14 द्रव्यमान संख्या और 7 क्या है? तो परमाणु संख्या है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनकी परमाणु की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक हैं, प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जो याद रखने योग्य बातें हैं। वहीं पे हाइड्रोजन के 3 प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं जिसका द्रव्यमान 35 μ और 37 μ होता है। हमारा कुछ सवाल है कि एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होता है?
तो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा ए एवं सी। सॉरी, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, तो परमाणु संख्या होता है। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि तत्व की परमाणु संख्या किससे गणना की जाती है, तो परमाणु संख्या की गणना प्रोटॉन की संख्या से होती है। तत्व की परमाणु का द्रव्यमान की गणना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से होती है। यहाँ पे C6 और 12 में परमाणु संख्या कितना है, तो 6 परमाणु संख्या जो नीचे वाला होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कौन कौन से 3 समस्थानिक हैं, प्रोटेरियम, डायटेरियम और ट्राइटेरियम दिए गए हैं। आगे गौर करने योग्य बातें हैं जो कि हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, तो यूरेनियम का एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में होता है और कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। आयोडीन का उपयोग जो है सामान्यतः घेघा रोग के इलाज में होता है और आयोडीन का वो कौन सा क्या होते हैं, तो समस्थानिक होते हैं। संभारिक की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या जो है समान होता है तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और जब परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार समान हो, उसे समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान अलग हो, परमाणु संख्या समान माने समस्थानिक, स्थान समान है। जिसकी परमाणु संख्या भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, तो क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएगा। वहीं पे जिसका न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। जिसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। परमाणु भट्टी में किसका उपयोग होता है, यूरेनियम का उपयोग होता है। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग होता है, कोबाल्ट का। घेघा रोग के इलाज में किसका उपयोग होता है, तो आयोडीन का होता है। तो थैंक्स स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपके दिल के ऊपर है। आप क्या चाहते हैं हमारे इस चैनल के बारे में, कमेंट में मीठी मीठी बातें, अपनी यादें डाल दें ताकि हम आपको याद करते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।